सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना मैंने तुम्हें जो हमारे पास चैप्टर था मनी एंड बैंकिंग, उसमें मैंने सिर्फ तुम्हें बताया था मनी के बारे में, ठीक है। मैं जो मनी के बारे में स्टार्टिंग करी थी, ठीक। जो मुद्रा और बैंकिंग जो हमारा चैप्टर था, ठीक, उसके अंदर हमने शुरुआत किससे करी थी कि जो हमारे पास मुद्रा है या फिर जो मनी है उससे हमने शुरुआत करी थी, ठीक है। तो मैं तुम्हें सबसे पहले क्या बताया था कि मनी की ज़रूरत क्यों पड़ी, ठीक है। ये सारी बातें याद है, बस लिखवाना बाकी है, ठीक है। जो भी बातें हैं बस अब लिखवाना बाकी है और सारी चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक। सबसे पहले मैं तुम्हें मनी का मतलब बताता हूँ। मनी क्या होता है? एक मीडियम है जिसके बदले हम किसी और चीज़ को आराम से एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, बदल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, ठीक। बातें याद है? मेरे पास बार्टर सिस्टम क्या होता है, जो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, ठीक। तो अब मेरे पास ये जो चीज़ें थी, ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। फिर मैं बहुत सारी तुम्हें जो बेसिक बातें थी वो सारी की सारी बात बताई। आज ना हम इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना शुरू करेंगे। सबसे पहली हेडिंग डाल लो, मतलब चैप्टर का नाम डालो मनी, ठीक है। तो चैप्टर का तुम्हें नाम डालना है मनी है, हम बैंकिंग करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो पहला लिख लो मनी, हेडिंग डालनी है मनी, इसको बोलेंगे तुम्हें मुद्रा। A thing which is commonly accepted, a thing which is commonly accepted as a medium of exchange, as a medium of exchange is called money, is called money। लिखो भाई हिंदी में, एक वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में, विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, सामान्य रूप से स्वीकार की जाती है, मुद्रा कहलाती है। भाई जो बहुत ही स्लो लिख रहा है ना, इसका मतलब घर पे उसकी पढ़ाई स्ट्रांगली नहीं चल रही है, नॉर्मल सी बात है। तुम सबको जो भी है अगर अच्छे मार्क्स थोड़े से खींच लेना, पहले अपनी स्पीड बढ़ा लो लिखने की, और राइटिंग थोड़ी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा ठीक ठाक से कर लो वरना दिक्कत आई सबको। सुनो भाई, नेक्स्ट मेरे पास जो है सबको मैं लिखवा था बार्टर सिस्टम क्या है, ठीक। अगली हेडिंग डालो बार्टर सिस्टम, BARTER, बार्टर सिस्टम। हिंदी में वस्तु विनिमय प्रणाली। हाँ भाई, तो मेरे पास क्या था, बार्टर सिस्टम मैंने हेडिंग डलवाई थी। सुनो, लिखो इसके अंदर, अ सिस्टम इन विच one goods are exchanged with another goods to satisfy the needs of both the party। नीचे हैशटैग डालो, उसमें लिखो गुड्स वर एक्सचेंज फॉर गुड्स, ठीक है। या फिर बोलो सिर्फ कि गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स, भाई वर्ड मत डालना, ठीक है। गुड्स एक्सचेंज फॉर गुड्स इतना डाल देना बस। इसका एग्जाम्पल सब खुद लिखो, इसका एग्जाम्पल सबको पता है, ठीक है। लिखो हिंदी में लिखो भाई, एक वस्तु के बदले जब किसी अन्य वस्तु, एक वस्तु के बदले जब किसी अन्य वस्तु को एक दूसरे की इच्छा संतुष्ट करने के लिए बदला जाता है, उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं।
अब पता नहीं भाई, साइड से क्लिक किया। नीचे हैशटैग डालो, नीचे हैशटैग डालो, उसमें लिखो वस्तुओं का विनिमय वस्तु से किया जाना, वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से किया जाना। सुनो भाई, हम ना अब तो मैं सुनो, मैं तुम्हें कुछ कुछ बातें और बता रहा हूँ, ठीक। वो कहाँ खोया हुआ है वो बेटा, कमेंट चल रही है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला यहाँ पे, सुनो जैसे मान लो सबसे पहले टाइम पे क्या हुआ था, स्टार्टिंग में जब सिक्के वगैरह नहीं थे, सबको पता है किससे एक्सचेंज करते थे, ठीक है। मतलब कि एक चीज़ दी, वो सारी क्लास में, मतलब कि सारी बात लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। एक चीज़ दी, उसके बदले कोई दूसरी चीज़, ठीक है। उसके बाद मेरे पास अगला क्या हुआ है, उसके जो बाद जो मेरे पास नेक्स्ट है वो क्या है भाई, जैसे मान के चलो होता क्या था कि सबसे पहले ना जो अभी पैसे चले हैं वो पैसा नहीं चले अभी, सबसे पहले चलते सोने के या फिर चांदी के सिक्के, ठीक है। तुम सोने का सिक्का दोगे, उसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो ले जाओ, या फिर चांदी का सिक्का दोगे, तुम्हें जिस उसके बदले जो चाहिए वो ले जाओ। लेकिन उस टाइम भी ना भाई दिक्कत आती थी, बात में आ रही है। जब सोने के या फिर चांदी के सिक्के देते थे ना, उस टाइम भी दिक्कत आती थी, ठीक है, बात में आ रही है। जैसे तुमसे पहली चीज़ बोल दूँ कि मेरे पास एक सोने का सिक्का है, ठीक है। अब बताओ भाई, मुझे ये पता है कि एक सोने का जो सिक्का है ना, उसके बदले में 2 गाय खरीद सकता हूँ, ठीक है। 2 गाय को मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये करना है, मुझे 1 गाय खरीदनी है, क्या करूँगा भाई, सिक्के को आधा काट के दूंगा क्या मैं, ठीक है। ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ भी दिक्कत आ गई, ठीक। अब क्या हुआ, इससे छोटे छोटे सिक्के बनाए गए, इससे छोटे छोटे सिक्के बनाए गए, ठीक है। तो अब छोटे सिक्के बनाए, दोबारा वैसे ही कोई ना कोई सी प्रॉब्लम आ गई। मान लो अगर छोटे सिक्के बनाए ना, तो अब मुझे पता लगा कि हाँ भाई ठीक है, इसमें मैं 1 गाय तो खरीद लूँगा, ठीक है। लेकिन अगली बात जो बड़ी, अगर डॉग की बात कर देना, तो एक छोटे सिक्के में मैं मान लो 2 डॉग्स खरीद सकता हूँ, ठीक। लेकिन मुझे सिर्फ 1 डॉग चाहिए, मुझे सिर्फ 1 ही डॉग चाहिए, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तुमसे अगर मैं अभी बोल दूँ कि ये मार्कर है, ठीक है, ये हमें खरीदना है। अच्छा, तुम सबको पता है, अगर मान लो 1 रुपये के सिक्के, 2 रुपये के सिक्के, 5 रुपये के सिक्के, अगर ये सब बंद हो जाए क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था आधी रुक जाएगी, आधी। क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रांसैक्शन है छोटे मोटे रुपए में होती है। मार्केट के अंदर तुम जो आलू जो लेने जाते हो, ये हमारे पास क्या होता है, सुनो 1 के सिक्के से भी होता है, ठीक है, 5 के सिक्के से, 10 के सिक्के से होता है ना आराम से, ठीक। सिक्के बंद तो आधी अर्थव्यवस्था, जो आधी इकोनॉमी है वो थम जाएगी, ठीक। तो मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूँ। मैं अगर तुमसे मैं नॉर्मली एक चीज़ बोल दूँ कि भाई जैसे मान लो मैं गया मार्केट, मेरे पास सिर्फ 100 का नोट है, सिर्फ मेरे पास 100 का नोट है, उस 100 के नोट को लेके गया मार्केट में, चलो ठीक है, मान लो उसने 50 के 2 कर दिए। लेकिन आलू है भाई मेरे पास 20 रुपये किलो, अब क्या 50 के नोट को फाड़ के दे दूँ मैं उसको, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो खुले सिक्के चाहिए ना। तो उस टाइम भी यही दिक्कत थी, पता लगे 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, इन सिक्के की वैल्यू क्या है या फिर नोट की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो ये बातें पता होनी चाहिए। अब सुनो, सबसे पहले क्या हुआ भाई, सोने चांदी के सिक्के चले। सोने चांदी के सिक्के चलने के बाद पता है भाई क्या हुआ, अगला मेरे पास बना उससे सस्ते सिक्के। सबसे ज़्यादा महंगा सिक्का कौन सा हुआ होगा, मान लो अगर हीरे का सिक्का बना होगा तो हीरा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर सोने का सिक्का बना होगा तो सोना हुआ होगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो बना होगा चांदी का सिक्का, ठीक। फिर उससे कम सस्ता होता क्या ना, होता क्या, ये तो बातें हुई। तो ये सारी बात देखी जाती है। अच्छा, तुम्हें एक बात बताएं, जो 5 रुपये का जो मोटा वाला सिक्का है, जो बीच में से खुल जाता है तोड़ने पे, ठीक, इसकी वैल्यू थी, मतलब कि ये जो 5 रुपये का सिक्का था ना, इसके अंदर इतना मेटल था, इसके अंदर जो धातु है ना वो इतना था कि इसको अगर पिघलाए ना तो 2-2 रुपये वाली 3 ब्लेड बन जाती है आराम से, 2-2 रुपये वाली 3 ब्लेड बन जाती है। तो उसी मेटल में बन गया ना, वैसे सन 3 या 4 बनती है जो भी है, तो बन जाती थी। अब ना बहुत से लोगों ने उस सिक्के को पिघला के ब्लेड बनाना शुरू कर दिया, सिक्के को पिघला के ब्लेड बनाना शुरू, ठीक। अब सोचो कितना अंधा प्रॉफिट हो रहा होगा उसमें।
उसी सिक्के से 5 रुपए का सिक्का है। अच्छा, मैं पता है इसका मतलब क्या हो गया कि 5 रुपए का सिक्का मैं 10 रुपए में बेच रहा हूँ, ऐसा ही तो हो गया ना। अगर तुमसे कोई बोल दे ले 5 सिक्का, ठीक है, मैं 5 सिक्के तेरे को बेच रहा हूँ, तो ला भाई इसके बदले पैसे दे, तो तुम क्या बोलोगे? जा रहा है, जा रहा, ऐसे ही बोलेंगे ना, ठीक। तो 5 के बदले 5 ही मिलना चाहिए। लेकिन भाई सरकार से एक गलती हुई थी जिसको लोगों ने पहचान लिया, ठीक है। लोगों ने पहचाना और पहचानने के बाद ना उसके मतलब उन सबने ये चीज़ देखा कि इसके अंदर जो धातु है, इसके अंदर जो मेटल का जो यूज़ किया गया है वो इतना ज़्यादा है कि उसकी कीमत उससे ज़्यादा है। मैं तुमसे ऐसा बोल दूँ, चलो मैं ऐसा कहता हूँ, अच्छा सोने का ना वैसे मेरे को मोल भाव पता नहीं है, पता है किसी को सोना कैसा चल रहा है? नहीं, 10 ग्राम कितने का आएगा? 46,000 का। ठीक है, चलो कुछ तो पता है। बस सुनो, मैंने क्या बोला भाई कि 10 ग्राम का एक सिक्का है जो मेरे पास 46,000 रुपये का है, ऐसा ही तो है, ठीक। सुनो, 10 ग्राम का एक सिक्का है और 46,000 का है। अब भाई अगर ऐसी बात आ जाए कि 10 ग्राम का जो सिक्का है ना, वो सरकार ने मतलब मान लो सरकार ने एक सिक्का बना दिया 40,000 रुपये का। सरकार ने क्या बनाया? एक सिक्का बनाया है जिसकी कीमत कितनी है भाई? 40,000 रुपये, ठीक है। और सिक्का मेरे पास है गोल्ड का बना हुआ, सोने से बना हुआ है, ठीक है। सिक्का किससे बना भाई? सोने से बना हुआ है, गोल्ड से बना हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे, अगर सोने से बना हुआ है तो कितने का बेच रहा भाई वो? देखो सिक्का इतना छोटा है और 40,000 रुपये का है। अब जो बहुत देर से आ रहा होगा ना वो चेक करेगा, मैं जो सुनार है ना वो चेक करेगा सोने का सिक्का क्या चल रही है इसकी कीमत, ठीक। तो बोलेगा अच्छा पूरा 6,000 रुपये का फ़ायदा। वो पता है मार्केट से सिक्के बटोरना शुरू कर देगा। वो बोलेगा 40,000, मैं तो 40,500 दे रहा हूँ, ला सिक्के दे। भाई लोग तो बड़े खुश हो जाएंगे, अच्छा तो है 40,000 का मतलब 40,000 का मालूम भाई 40,000 का सिक्का है, 40,000 के बदले मेरे को कितने मिले भाई? 40,500 एक्स्ट्रा मिल रहे। एक सिक्के देने पे एक दिन की दिहाड़ी निकल आई। वो तो लोगों से मांगता फिरेगा, 10 जनों से मांगा, 5,000 रुपये जमा उसके पास, उसका क्या जा रहा है? सुनार कमा रहा है यहाँ पे, जो सोनार है वो कमा रहा है 5,500 रुपये। ये बातें तो ले क्या बोल रहा हूँ मैं, ऐसा पहले हो चुका है। वो 5 का सिक्का है ना मोटा वाला, उसके साथ हो रखा है, ठीक। तो अभी जितने भी जो सिक्के होते हैं ना, अच्छा तुम्हें पता ना वो सिक्का बंद हो गया, वो अब बहुत ही कम मिलते हैं, बहुत कम मिलेंगे। पहले बहुत सारे मिलते थे, अब सरकार धीरे धीरे उसको अपने पास जमा कर रही है, ठीक है। अब तुमने देखा होगा पीतल के सिक्के आते हैं, ठीक है। अगर तुम उस पीतल के सिक्के को, वो इतना प्योर पीतल होता है, अगर तुम उसको सोनार के पास जाके बेचोगे ना, वो 4.999 रुपीज़ का बिकता है, मतलब 5 रुपये का बिकेगा। वो 5 रुपये का पीतल है वो, बात समझ में आई? तुम उसको पिघला के बेचो या फिर ऐसे दुकान में दे आओ, बात वही पड़ती है। बस पिघला के बेचने में तुम्हारी थोड़ी सी मेहनत लग जाएगी, ठीक है। और जो सोनार अपना हिस्सा काटेगा वो अलग, कुछ बोलते हैं ना, कुछ काटता है सोनार अपना जो भी है अपना हिस्सा कमीशन काट के देखता है हमेशा पसना। तुम्हारे पास मान लो 10,000 का गोल्ड है ना, अगर सोनार को तुम बेचोगे तो 9,000 का देगा वो। हाँ वो फुद्दू काटते हैं, बात अलग है, ठीक है। ये बातें तो लग रही है। अब सुनो, तो भाई तुम सबको एक बात तो लग गई, जो भी हमारे पास अभी सिक्के बनते हैं, ठीक है, सरकार उस पर सिर्फ इतना ही मेटल डालती है, सिर्फ इतनी ही धातु डालती है कि जिससे वो सिक्के ना एक्स्ट्रा में ना बिके। भाई कम में चल जाता है, कम में चल जाएगा, ज़्यादा में नहीं जाना चाहिए। बस में आ रही है। 1 रुपये का सिक्का है, लोहा कितने रुपये किलो चल रहा है? सारा ब्रदर को कुहाड़ी के बारे में काम करता है। यहाँ सुनो, मैंने क्या बोला, यहाँ देखो भाई, जो मेरे पास आयरन है, जो लोहा है, ठीक है, लोहा कितना है मान लो 30 रुपये kg चल रहा है, ठीक है, इस तरीके से मान लो मैं, ठीक है। तो अच्छा पता है कबाड़ की वैल्यू वैसे कबाड़ी वाले की, ठीक है, इसको ही पता है। सुनो, तो अब अगर मैं इस सिक्के को ना किसी ठीक सी जगह पे बेचूँ ना, भाई पता लोहे की क्वालिटी होती है, पता है किसी किसी को लोहे की क्वालिटी होती है। अगर मान लो मैं तुम्हें ना नकली लोहा दूँ ना, जिससे एक का सिक्का बना होता है, एक के सिक्के को मोड़ने में तुम्हें काफ़ी मेहनत लगती है। तुम एक के सिक्के को मोड़ना चाहोगे ना, जल्दी मुड़ता नहीं है वो, ठीक। लेकिन अगर तुम ना उतना ही मोटा थोड़ा सा लोहा ले लो, वो तुरंत मुड़ जाता है। तो थोड़ी सी क्वालिटी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे लोहा चल रहा है 30 रुपये किलो, ठीक। अब तुम अगर ना एक के सिक्के को 30 जमा करोगे ना, 250 ग्राम आएगा मुश्किल से, वो ऐसे ही तो होगा। तुम्हें बातें पता लग रही क्या बता रहा हूँ? देखो जो एक का सिक्का है ना, उसमें इतना लोहा भी नहीं डाला गया कि वो 1 रुपये के बराबर आ जाए बेचने पे।
ठीक है। लेकिन एक्चुअल में होता है जहाँ पे उसकी कीमत है ना, जहाँ पे जिन इंसान को उस लोहे की कीमत पता है वहाँ पे बिक जाते हैं। तुम एक के सिक्के को ना भाई बहुत दिन तक पानी में डाले छोड़ दो और उसी के साथ ना एक और लोहा छोड़ दो, ठीक है, सिक्के पे जल्दी जंग नहीं आएगी, वो जो दूसरा लोहा ना सड़ के ख़त्म हो जाएगा वो वाला, ऐसा होता है। वो कहानी सुनिए, मतलब कि भाई सुनार को सिर्फ सोने की कीमत पता होती है, उसी तरीके से। तो वो जो लोहा है ना, लोहे को अगर तुम सही जगह बेचने जाते हो तभी उसकी कीमत सही मिलती है। तुम्हें बस एक बात बताना है मेरे पर्पस कि जो भी तुम सिक्के चलाते हो ना, सिक्के की बात चले सिर्फ तुम नोट बता देना कि भैया ये तो 1 रुपये का नोट छपता है, 2000 का नोट है, तो ये नहीं होता, ठीक है। तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना है भाई कि जो भी मेरे पास सिक्के वगैरह होते हैं उनके अंदर मटेरियल उतने ही रुपए का होता है। ये बात पता लग गई सबको? तो तुम्हें पहले पता लगा कि पहले के ज़माने में सोने के सिक्के वगैरह कैसे चलते थे, ठीक। तो ये चीज़ है। अब सुनो भाई, अब जैसे ही मेरे पास ना ये आ गया, फिर हमारे पास बना अगला मिश्र धातु, मिक्स्ड वाले सिक्के बने। सुनो, चांदी पीतल के बाद मिक्स्ड वाले सिक्के बने। उसके बाद ना भाई लोगों को बहुत दिक्कत आने लगी, ठीक है। अच्छा यहाँ सुनो, अगर मैं ऐसा बोल दूँ, देखो सोने के सिक्के बंद हो गए, सोने के सिक्के हो गए बंद। पता है अगर ना अभी हमारे मार्केट में चल जाए ना सोने के सिक्के, सरेआम डाका डालेंगे, सरेआम। पता है क्यों? मान लो कोई सोने का सिक्का हाथ में लेके जा रहा है, बस बेटा हाथ गायब। भाई पहले सुनो, लॉकडाउन में ना ऐसा हुआ था कि किसी के गले में सोने की चेन देख ली ना किसी ने, इतनी भूखमरी थी उस टाइम, लोग ना क्या बोले, चेन तोड़ने के बदले गला काट देते थे। 3-4 केस निकले। सुनो भाई, उसके बाद मेरे पास अगला क्या हुआ, कैश वाली मुद्रा आई है, सुन जाओ। फिर सिक्के के बाद ना नोट आए हैं। पहले सिक्के चलते थे, सिक्के के बाद नोट आए हैं, ठीक है। नोट के बाद पता क्या है, नोट के बाद मेरे पास आया प्लास्टिक वाले नोट, डिजिटल इसको बोलते हैं, प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट कार्ड वगैरह, ये तो नोट है, ठीक है। अनलिमिटेड है ये, तो बात समझ आ रही है? ये हमारे पास अनलिमिटेड होते हैं, जितना करवाना है करवाओ, ठीक है। किसी किसी की लिमिट होती है 5 लाख की, एक दिन में 5 लाख, मतलब 5 लाख रुपए हाथ में लेकर डोल रहा है, लेकिन उसको सिर्फ वही यूज़ कर सकता है। ये जो प्लास्टिक के जो नोट बनाए गए हैं, ये भाई से ये मान लो फ़ायदा बहुत ज़्यादा, सरकार को भी फ़ायदा है, उस इंसान को भी फ़ायदा है, तो इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई। हाँ भाई, एक बार ना तुम सब क्या है कि तुम सबको ये बार्टर सिस्टम के बारे में पता लगा क्या होता है? जो बार्टर सिस्टम है उसके बारे में पता लग गया। एक हेडिंग डाल लो अब, सी इकोनॉमी, इंग्लिश में है सी इकोनॉमी, वस्तु अर्थव्यवस्था। सी इकोनॉमी है, इसको बोलते हैं वस्तु, हाँ सी फॉर कैट वाला सी, ठीक है। सी इकोनॉमी है, इसको हम बोलते हैं वस्तु अर्थव्यवस्था। भाई इसमें लिखना शुरू करो। सी स्टैंड्स फॉर कमोडिटी, सी का मतलब यहाँ पर कमोडिटी है, ठीक है, वस्तु है। अब उसके अंदर लिखना शुरू करो। सी इकोनॉमी इज द वन, सी इकोनॉमी इज द वन which is एक मिनट, इन विच, भाई इन विच डालना। सी इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इन विच commodity are exchanged, in which commodities are exchanged for commodities, or in which goods are exchanged for goods, in which goods are exchanged for goods। हिंदी में लिखो भाई। अच्छा, हिंदी के अंदर भाई पहले लिख लो कि यहाँ सी का अर्थ वस्तु है, सी का मतलब वस्तु है। उसके बाद लिखो उसके आगे वस्तु अर्थव्यवस्था, सी का अर्थ वस्तु है यहाँ पे। उसके आगे लिखो वस्तु अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था को कहते हैं जहाँ वस्तु का विनिमय
वस्तुओं से होता है, वस्तुओं से होता है, अर्थात वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता है। भाई सुनो, अब ना तुम सबको वो सारी बातें याद है, ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, जो मतलब कि बोल सकते हैं कमियां क्या क्या थी बार्टर सिस्टम में, वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर कमियां क्या थी। लास्ट क्लास की बात याद सबको। अब मैं उसको लिखवाना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो और उसके बाद ना उसके साथ में सॉल्यूशन भी लिखवाऊंगा। लिखो उसके अंदर ड्रॉबैक ऑफ द बार्टर सिस्टम एंड देयर एलिमिनेशन, एंड देयर एलिमिनेशन। हिंदी में लिखो भाई, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियां एवं उनका हल, एवं उनका हल। सुनो भाई, अब ना इसके अंदर ना समझो, पहले समझो हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। भाई हम ना एक टॉपिक ऐसा पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम जो बार्टर सिस्टम है उसकी कमियां क्या थी उन सब के बारे में पहचानेंगे, ठीक है। कमियां पहचानने के बाद हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या निकला। वैसे सबको ये बात पता ना कि बार्टर सिस्टम का सॉल्यूशन क्या निकला भाई? मनी, ठीक है। पास में आ रही है, ये रोकड़ा बार बार कौन बोला भाई? सुनो, पहला पॉइंट डाल लो। जो पहला पॉइंट है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। सुनो भाई, मैं सिर्फ समझाऊंगा, लिख के तुम्हें खुद लाना घर से, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इतने बड़े बड़े पैराग्राफ लिखवाने बैठ गया ना, 6-6, 12-12 लाइन के पैराग्राफ लिखवाऊंगा खुद, तो तुम्हें उसे याद करना पड़ेगा। अगर तुम खुद बना के लिखते हो उसमें फ़ायदा ये होगा कि भाई तुम्हें वो लिखना आ जाएगा आसानी से। लेकिन जिसको भी ऐसा लगता है भाई वो नहीं लिख सकता, जिसको ऐसा लगता है वो नहीं लिख पाएगा, वो मुझे बता देना, ठीक है। मैं एक घर पर कॉल मारूंगा, लिख लोगे। सुनो, सबसे पहली बात करते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग जो है इसके अंदर क्या होता है। तुम्हें वो वाला एग्जांपल याद है जब मैं तुमसे कहा था कि भाई मान लो मेरे पास गेहूं है, ठीक है, और किसी के पास चावल है, ठीक है। तो मुझे चाहिए चावल, ठीक है, लेकिन उस सामने वाले बंदे को गेहूं नहीं चाहिए, ठीक है। अभी रुको तुम बेटा, सुनो, मैंने क्या बोला, ये रहा ए, ठीक है, और ये रहा बी। इसके पास है भाई गेहूं, व्हीट, इसके पास है राइस, चावल। अब भाई मेरे पास ना, पहले समझो इसके अंदर होता क्या है। जो मैं कह रहा हूं कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। देखो, जब ना वांट्स मैच नहीं खाती, बार्टर सिस्टम के अंदर जब वांट्स मैच नहीं करती है, जो लोगों की आवश्यकता है अगर वो मैच नहीं करती, तो यहाँ पे एक्सचेंज तो कर नहीं पाएंगे वो। बात समझ आ रही है? अगर दोनों की जो चाहते हैं दोनों, अगर वो मैच नहीं करते तो भाई वो आपस में एक्सचेंज या फिर जो सामान को बदलना नहीं कर सकते। मैं तुमसे ऐसा बोल दूं, इसके पास गेहूं है, इसके पास चावल है, ठीक है। तो अगर इसको चावल चाहिए, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसको इसके पास जाना पड़ेगा और इससे चावल लेने के लिए भाई इसको गेहूं की मतलब कि इसको गेहूं की जरूरत होनी चाहिए, तभी चावल देगा, ये वरना थोड़ी देगा। बात समझ आ रही है? मैंने क्या बोला कि इसके पास अगर गेहूं है, ठीक है, और इसको चावल की ज़रूरत है, तो इसकी चावल की ज़रूरत पूरी करने के लिए इसको उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है। जब ये उसके पास जाएगा, ठीक है, तो भाई अब ना इसकी ना ये मतलब कि इसके मन में अगर गेहूं को लेने की इच्छा होगी, ठीक है, दोनों के वांट्स मैच करेंगे तभी एक्सचेंज कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा कि अगर इनके जो वांट्स हैं मैच नहीं करते हैं,
इन दैट केस हमें यहाँ पे मनी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, बातें तो लगी। देखो भाई तुम ना अगर जैसे मान लो तुम एग्ज़ाम में लिख रहे हो, सबसे बेस्ट चीज़ है एग्जाम्पल। इकोनॉमिक्स के अंदर ना भाई अगर तुम अपना एग्जाम्पल दे सकते हो, एक हो गया इकोनॉमिक्स, दूसरी है लॉ। इकोनॉमिक्स के अंदर और जो लॉ है, अगर तुम इसके अंदर अपने एग्जाम्पल से समझा सकते हो, सामने वाले को समझा दो, ठीक है, वो भाई आसानी से समझ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर हमें खुद के अपने एग्जाम्पल बनाने होते हैं। ये मैंने बता दिया खुद का एग्जाम्पल, तुम कोई और से बना, कोट और भेड़ वाला बना देना, क्या जा रहा है, इसको कोट चाहिए, इसको भेड़ नहीं चाहिए, इसको भेड़ चाहिए, कोट नहीं चाहिए, खत्म, बातें तो लगी। पहले पॉइंट में दिक्कत तो नहीं किसी को, भाई मैंने पहले बता दिया, जो नहीं बना के लिख पाएगा मुझे बता देना, ठीक है। सुनो मैं इसकी एक बार जो लाइन है वो पढ़ के बता देना सबको, ठीक, बाकी देख लेना। इसमें क्या लिखा है भाई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ कोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये सबसे ज़्यादा कोर कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा है कि भाई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इम्प्लाइज दैट, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज दैट करेगी द टू इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंडिविजुअल, दो अलग अलग इंसान, ठीक है, टू इंडिविजुअल आर इन पोसेसन, वो इस स्थिति में होने चाहिए, ठीक है, आर इन पोसेसन ऑफ सच गुड्स विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज, विच दे आर विलिंग टू एक्सचेंज का मतलब है जो वो अपनी इच्छा से, विलिंग का मतलब है अपनी इच्छा, ठीक है, अपनी विलिंगनेस से एक्सचेंज करने के लिए रेडी है, ठीक है, और उसके बाद एक्सचेंज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स, ठीक है, और अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सिंपल सी बात बोली मैंने क्या बोला भाई कि इंसान जो है दो अलग इंडिविजुअल होने चाहिए, और दोनों के दोनों अलग इंडिविजुअल की ना एक मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि वो आपस में गुड्स को एक्सचेंज करना चाहते हैं, और उनके पास वो गुड्स हैं भी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, क्या लिखा है कि बट इफ इट इज़ नॉट ऑलवेज सो सिंपल, ये हमेशा सिंपल बात नहीं है, हमेशा सिंपल बात नहीं है कि भाई अगर इसको चावल चाहिए तो उसको गेहूं भी चाहिए होगा, हमेशा नहीं है, क्या पता इसको चिकन चाहिए हो, ठीक है, हो सकता है ना। तो भाई यहाँ पे क्या है, अब दिक्कत आ गई, तो भाई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड मनी, ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। फिर क्या लिखा है, सुनो, इट इज़ नॉट सो सिंपल टू फाइंड अ पर्सन, और भाई बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है टू फाइंड अ पर्सन हु वांट्स योर हॉर्स एट द सेम टाइम एज अ काउ दैट यू वांट टू बाई, ठीक है। सुनो भाई इसमें ना बस एग्जाम्पल दिया, इसके बाद इसमें एग्जाम्पल में बोला कि भाई इस बात को ढूंढना इतना ज़्यादा आसान नहीं है कि अगर तुम्हें घोड़े के बदले गाय चाहिए तो तुम्हें मिल ही जाए, ठीक है, इतनी नॉर्मल सी बात है। अब सुनो हिंदी में क्या लिखा है भाई कि आवश्यकता का दोहरा संयोग है, कह रही है आवश्यकता का दोहरा संयोग वस्तु विनिमय प्रणाली की एक मूल विशेषता है, ठीक है, एक बहुत ही बेसिक विशेषता है इसकी। उसके बाद फिर आवश्यकता के दोहरे संयोग से अभिप्राय है कि दो व्यक्ति को ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है, दो व्यक्ति है उनको ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जिसका वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए विनिमय करने के इच्छुक हैं, ठीक है। दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनकी क्या है कि भाई आवश्यकता है, और उनको आपस में जो उनके पास जो वस्तु है ना, वो ये इसकी वस्तु लेना चाहता है और ये उसकी वस्तु, ऐसी इच्छा होगी, इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, जिसको बोलते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान नहीं है ऐसे इंसान को ढूंढना कि जिसको वो चाहिए और मेरे को उसका सामान चाहिए, ऐसा आसान नहीं होता, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। भाई सेकंड पॉइंट लिख लो, सिर्फ बिना लाइन छोड़े हेडिंग डालना, तो घर पर जाके इसको एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। सुनो सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू, हिंदी में लिख लो मूल्य की एक सामान्य इकाई का अभाव। सुनो भाई अब मैं क्या बोल रहा हूँ, लिख ले समय हेडिंग। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बताओ ये मार्कर ये जो मेरे पास मार्कर है, सुनो भाई थोड़ा ऐसा यहाँ फोकस करो। मैंने क्या बोला, पहले हेडिंग समझो। हेडिंग मेरे पास है मूल्य की एक सामान्य इकाई का भाव, मतलब कि लैक ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू।
कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है बताओ। 4 इंसान है मेरे पास, तो फिर 2 इंसान ले लिया, गेहूँ चावल, एक है काव, ठीक है, जिसके पास मतलब कि एक सी है जिसके पास काव है, और एक डी है जिसके पास डॉग है, ठीक है। अब सुनो, मैंने ए बी सी डी ले लिया, तो भाई अब मुझे बताओ कि यहाँ सुनो, मैं इस मार्कर को बेचना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस मार्कर को बेचना चाहता हूँ, मुझे बताओ उसके बदले गेहूँ कितना देगा ये, कोई आइडिया है हमें? ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है इतना सा देगा, मान लो थोड़ा सा देगा, आधा कटोरी मान लो, ठीक है। अब 25-30 रुपए का मार्कर था, आधा कटोरी, सुनो चलो आधा किलो मान लेते हैं, आधा किलो गेहूँ देगा। चावल वाले के पास गया, बोला भाई मेरे तो चावल महंगे हैं, मैं तेरे को आधा किलो दूंगा नहीं, 400 ग्राम दे रहा हूँ, ठीक है, इसने दिए 400 ग्राम। अब मैं गया इसके पास, ठीक है, ये ले मार्कर, वो बोलेगा मैं तेरे को सिर्फ कुत्ते की पूंछ दूंगा, ऐसा कुछ होगा क्या? तो देखो भाई कुछ भी फिक्स्ड है क्या? कुछ फिक्स्ड नहीं है। अगर ऐसा होता, देखो यहाँ पे कुछ कॉमन बात नहीं है, पता है कॉमन बात क्या होगी? कॉमन बात होगी पैसा। अगर मैं बोल दूँ कि मार्कर 15 रुपये का है, ठीक है, मैं जाऊँगा इसके पास, मान लो सबके पास पैसा है, देखो जब पैसा नहीं था मैंने बता दिया क्या क्या है, जब पैसा नहीं था तो मैंने बता दिया क्या क्या है। अब मेरे पास मान लो जब पैसा है, जब मान लो पैसा चलन में है, तो उस टाइम क्या है, मैं मार्कर लूँगा, जाऊँगा चावल वाले के पास, ये मार्कर 15 रुपये का है, खरीदेगा, ठीक है, मैं पूछूंगा कितने रुपए देगा, तेरा पागल 15 बोला, 15 दूंगा ना, ऐसे दोगा? मैंने बोला भाई कि मार्कर 15 रुपये का है, खरीदेगा, तो वो अगर हाँ खरीद लूँगा, तो फिर जाके मैंने पूछा कितने देगा इसके बदले, ठीक है, मेरे को देखेगा दोबारा से, ये तो बोलेगा 15 का 15 रुपये दे दूंगा मैं। फिर मैं जाऊँगा गेहूँ वाले के पास, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, मैं उससे बोलूँगा भाई देखिए मार्कर है मेरे पास, बता तू खरीदेगा कितने रुपये देगा, 15 रुपये का है, ठीक है, वो बोलेगा 15 ही दूंगा, या तो नहीं दूंगा। फिर ऐसा कम करवा सकता है, पता है वैसे वो बोलेगा 15 का तो लग नहीं जा। अगला गया कुत्ते वाले के पास, ठीक है, मैं पूछूंगा मार्कर खरीदेगा, ठीक, तो वो पूछेगा कितने का है, मैं बोलूँगा 15 का है, मैं बोल रहा हूँ ना 15 का है, उसने पूछा कितने का है, मैंने बोला 15 का है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? एक कॉमन चीज़ है सबके बीच में, इसके और मेरे बीच में कॉमन चीज़ है, इसके देखो इन चारों में और मेरे बीच में कॉमन चीज़ है, वो क्या कॉमन चीज़? पैसा। बात तो लग रही है? पहले कॉमन चीज़ नहीं थी, इसके पास गेहूँ था, चावल था, कुत्ता था और गाय थी, ऐसी तो है। तो भाई यहाँ पे कॉमन चीज़ नहीं है, पहले कॉमन चीज़ की कमी थी, अब कॉमन चीज़ है, ठीक है। मैं तुम्हें चलो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने बोला कि 1 किलो गेहूँ, ठीक है, की कीमत कितनी होनी चाहिए, मतलब कि अगर मैं किसी को 1 किलो गेहूँ देता हूँ, उसके बदले वो मुझे कितना सामान देगा। मान लो अगर मैंने चावल वाले को 1 किलो गेहूँ दिया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसका साथ थोड़ा सा कम चावल देगा या थोड़ा ज़्यादा देगा, कुछ भी हो सकता है। फिर अब मैं गया इसके पास 1 किलो गेहूँ के, बताओ मेरे को कितने कुत्ते देगा? कुछ पता लग रहा है? कोई चीज़ कॉमन नहीं है, एक बोल रहा है। अब भाई एक चूहा भी नहीं मिलता है किलो गेहूँ में, सफ़ेद वाला। सुनो अगला क्या भाई, काऊ की बात चल रही है, तो मैं 1 किलो गेहूँ का लेके जाऊँगा। चलो मान लो मुझे कैसे पता लगेगा कि इस गाय को खरीदने के लिए मुझे इतने गेहूँ की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं पता लग रहा ना। तो भाई यहाँ पे क्या है कि कॉमन चीज़ की कमी थी, ठीक। अब तुम इसकी रीडिंग करोगे ना एक बार, सारा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास है, थर्ड पॉइंट डाल लो। थर्ड पॉइंट है डिफिकल्टी ऑफ डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। हिंदी में लिखो, भविष्य में किए जाने वाले या ठेके के भुगतानों की कठिनाई। ठेके
के भुगतानों की करना है भाई। ठेका पता ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो ऐसे हाथ दिखा रहा है। सुनो भाई, उसके बाद मेरे पास क्या है जो समझ जाओ भाई इसके अंदर। अच्छा मुझे ना, अरे सुनो सब, मैं तुम सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ कि मैंने किसी इंसान से बोला, ये टेबल दिख रही सबको वाली, ठीक है, मैंने बोला सारी टेबल बना दे, मैं तेरे को 10,000 रुपये दे दूंगा। जितनी भी टेबल पर तुम बैठे पड़े हो, ठीक है, मैंने बोला कि तू सारी टेबल बना दे, मैं तेरे को 10,000 रुपये दे दूंगा। ठीक, चलो ठीक है, अभी तो पैसे दे दिए। अब इसी बात को पहले लेके जाओ, इसी बात को बार्टर सिस्टम पे लेके जाओ। मैं क्या बोलूँगा उससे? सुनो, चलो देखो मेरी बात सुनो। मान लो, अच्छा अगर मैं किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे सामान देता हूँ, मैंने बोला कि मेरी एक बिल्डिंग है उसको बना दे, पता कितने रुपए लेगा? उसने बोला 10 लाख रुपए लूँगा। एक कोई कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक, मैंने उससे बोला कि भाई तू एक काम कर, ये मेरी जो बिल्डिंग है ना, ये तक अपना बिल्डिंग का मैप दे रहा हूँ मैं, ठीक, इस बिल्डिंग का तो क्या है कि इस पूरी बिल्डिंग को बना के तैयार कर दे। वो कहा ठीक है बना दूंगा। उसने बोला बना दूंगा। मैं ठीक है भाई, मैं पता कितने रुपए लेगा? मैंने पूछा ना कितने रुपए लेगा? वो क्या 10 लाख रुपए लूँगा। ठीक, अब यही चीज़ बताओ कि भाई पहले के टाइम पे क्या सीन हुआ होगा? पहले टाइम पे उससे क्या पूछूंगा मैं? मेरा घर बना दे, ठीक है। सुनो, जैसे मान लो मैं अगर भैंस वाला हूँ, ठीक है, तो वो मेरे से ना पूछेगा, तो अपनी ये 4 भैंस मेरे नाम कर दियो, ठीक है, बहुत। अब मान के चलो ठीक है 4 भैंस हो गए। लेकिन अगर मैं दूसरा बोल दूँ, सुनो, अगर मेरे पास 4 भैंस नहीं है, ठीक है, और उसके बदले मेरे पास सिर्फ 2 भैंस है, ठीक है, और एक कुत्ता है, एक गाय है, वो क्या बोलेगा भाई मेरे से कि ये चारों मेरे नाम पे दे दे? ठीक है, चलो मैंने मान लो एक बार को मान लिया, ठीक है, उसने अच्छा बोला कि मेरे हिसाब से पैसे इतने होने चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने इस बात को सही मान लिया कि भाई उस ठेकेदार ने सही बोला है, ठीक है, उस ठेकेदार ने सही बोला कि 2 भैंस, एक कुत्ता और एक गाय तेरा नाम कर दिया, ठीक है, मैं तेरा मकान बना दूंगा, इसको सही मानता हूँ। लेकिन अगर किसी और के पास गेहूं है, वो कैसे पूरा एस्टिमेट करेगा कि मैं इससे 2 भैंस ले रहा हूँ, एक गाय लिया, एक कुत्ता लिया, और गेहूं वाले से कितना लूंगा मैं? घाटा भी तो हो सकता है, घाटा नहीं हो गया भाई? हो सकता है पूरा आधा दाम पड़ जाए। भैंस महंगी होगी ओबियसली, ठीक है, भैंस महंगी है भाई, गेहूं सस्ता है। मान लो कि एक भैंस है, ठीक है, वो मान लो 1 लाख की आती है एक भैंस, कितने की आती है? 60,000 की, मान लो 1 लाख है, ठीक है। अरे छोड़ो, इसने भैंसा खरीदा होगा। अच्छा सुनो, मैंने क्या बोला भाई, एक भैंस मान लो 1 लाख की है, ठीक है। तो अब बताओ ये जो गेहूं है वो हम कितना लेंगे? मान लो अगर मैं भैंस के वजन को और गेहूं को तोल दूं तो भाई घाटा नहीं हो जाएगा? भाई भैंस कहाँ और गेहूं कितना? तो भाई इसमें ना यहाँ पे भी ना दिक्कत आती थी कि अगर कोई पेमेंट करनी है ना, पेमेंट करते टाइम बहुत दिक्कत आती है भाई, किसको एस्टिमेट मान के चलूँ? किसी भी चीज़ को मुझे काम करवाना है तो किस चीज़ को एस्टिमेट मानो? चलो भाई अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है ना, मैं एक एग्जांपल और दे रहा हूँ। मैं अगर ऐसा बोल दूँ कि मान लो मेरी एक बाइक है, ठीक है, मुझे अपनी बाइक रिपेयर करवानी है, ठीक है, तो मैं अगर कहीं पे गया बाइक रिपेयर करवाने, तो मेरे पास मान लो मैं कुत्तों का व्यापारी हूँ, ठीक है, मान लो, सिर्फ हंस क्यों रहे हो? सुनो, तो अब क्या है कि अरे यार चलो मैं ना गेहूँ का व्यापारी हूँ, ठीक है, तो अब क्या है कि वो मेरे से बोलेगा 4 किलो गेहूँ लूँगा मैं, ठीक है ले ले, ठीक है। अब कल मेरा भाई गया, ठीक, उसने बाइक की रिपेयर करवाई, वो बोला तू क्या देगा, ठीक है। तो अब अरे उसका कुछ और है, मान लो उसके चिकन की दुकान है, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर उसकी चिकन की दुकान है तो भाई वो क्या एस्टिमेट मान के चलेगा? उसके बराबर मानेगा। मान लो मैंने 4 किलो गेहूँ दिया, वो 4 किलो का चिकन मानेगा। बताओ इतना महंगा चिकन महंगा पड़ रहा है, ठीक है, और गेहूँ सस्ता, तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है। तो फ्यूचर पेमेंट करने में या फिर कोई सी भी कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट करने में दिक्कत आती थी, ठीक है भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं इस पॉइंट में? कोई सी भी जो कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट है उसको करने में या फिर कोई सी फ्यूचर पेमेंट भविष्य में भुगतान करने में दिक्कत आती थी, इसलिए पैसे की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट डालो, डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू।
एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। हिंदी में देखो, मूल्य संचय तथा मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण, मूल्य संचय तथा मूल्य हस्तांतरण की कठिनाई, सुनो भाई, देखो अब ना तुम्हें एक बात, अब ना बस ये लास्ट पॉइंट है, समझ जाओ उसे। देखो भाई हमारे पास क्या है, मैंने टॉपिक क्या लिखवाया है, टॉपिक मेरे पास है डिफ़िकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू, किसी भी वैल्यू को। अच्छा सबसे पहले समझो, मैं तुम्हें सी इकोनॉमी के बारे में बता, इसको वस्तु अर्थव्यवस्था बोलते हैं, बता ना सुहानी। जो मेरे पास वस्तु अर्थव्यवस्था क्या है, बोलो। वस्तु के बदले वस्तु में चाहिए तो एक वस्तु दो तो एक वस्तु मतलब दूसरी वस्तु लेता है। ठीक है, कोई इंग्लिश में बोलना चाहेगा, बोलो मीनाक्षी। इन विच तो बोल भाई, सुनो एक बात, सुन जाओ मेरी बात सब। देखो जो हिंदी में हो ना, वो हिंदी में ऐसी लैंग्वेज बोला करो कि गवार वाली भाषा ना लगे, ठीक है। और जो इंग्लिश में हो वो थोड़ी सी ना लैंग्वेज कॉपी करना सीखो, वरना बहुत दिक्कत आएगी तुम्हें। अगर तुम सब सुना नहीं पा रहे हो, गारंटी दे रहा हूँ तुम लिख भी नहीं पाओगे, ये बात सर से ले लो। अगर कोई सुना नहीं पाता ना तो वो लिख भी नहीं पाएगा। तुम्हें याद है बचपन में तुम सबको मतलब कि वो मैम याद करवाती थी पोएम वगैरह, पोएम याद करो, क्वेश्चन आंसर याद करो, वो तुमसे पहले सुनती थी, उसके बाद तुम्हारा टेस्ट लेती थी। ऐसा क्यों होता भाई? उन मैमों को भी पता होता है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे मान के चलो जो भी ना बीएड वगैरह करते हैं ना, जो टीचर होते हैं ना, उन्होंने बीएड कर रखी होती है, ठीक है। तो अब वहाँ पे क्या होता है, अच्छा देखो वैसे मैंने बीएड नहीं करी क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, ठीक है, जैसे सीए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें मेरे को क्या एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। तो जो बीएड करते हैं ना, उन्हें छोटे बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस, उन्हें सिखाया जाता है कि छोटे बच्चों से पहले ओरली सुनो, उसके बाद मतलब ये सारा ना एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है। तो भाई अगर तुम सब पहले याद नहीं करते हो ना, तो नॉर्मल सी बात देख लें, तुम्हें दिक्कत आएगी। तुम्हें वर्डिंग जो है ना रिटेन होनी चाहिए, इंग्लिश वालों को खासकर, क्योंकि वरना तुम अगर मान लो किसी को इंग्लिश बना के लिखनी नहीं आती, वो बहुत ही बुरा फंसेगा एग्जाम के अंदर। मैं तो ठीक है यहाँ तो छोड़ दूंगा, ठीक है चलो कोई नहीं, वो तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, मुंह बना के बैठे रहोगे, ऐसे देखोगे दूसरे को, और कुछ नहीं है। सुनो, तो भाई मैं तुम्हें सी इकोनॉमी के बाद था, यहाँ पे समझो कि भाई मेरे पास ना सिर्फ हम गुड्स को, देखो जो बार्टर सिस्टम है उस टाइम अगर मुझे कुछ पैसे बचाने, अच्छा पहले ये बताता हूँ, अभी पैसे चलते हैं ना, अगर मुझे मान लो कि पैसे बचा के चलने हैं, मान लो मुझे अपने बैंक में 1 करोड़ रुपए जमा करने हैं, ठीक है, तो कैसे करूँगा? सिक्के वगैरह रखना शुरू कर दूंगा, ठीक है, सिक्के नोट बैंक में जमा करता रहूँगा, जमा हो जाएंगे। लेकिन अगर पहले के टाइम पे हमें अगर जमा करना है ना, तो उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती थी। बस हमारी मान लो अगर मैंने टमाटर जमा करके रख लिए, आज टमाटर है वो 10 रुपये के, ठीक है, बताइए मैं उसको अगर वैल्यू करता हूँ, आज टमाटर है 10 रुपये के, 1 हफ्ते के बाद हो जाएंगे वो 2 रुपये के, ऐसे तो होगा सड़ जाएंगे भाई, और एक बात पूरे ख़त्म हो जाएंगे। तो सेविंग कहाँ हो रही है? ये तो घाटा हो रहा है, ठीक। चलो मैं अगली बात बोलता हूँ, मैं बोला कि भाई मेरे पास हॉर्स हैं, घोड़े हैं, ठीक है, तो मैं ना अब ना उनको जमा करता हूँ, ठीक है। मैंने क्या कि मैंने घोड़े खरीदे, जमा करे, मैं देखा भाई 50 घोड़े जमा हो गए, ठीक है, मैं राजा बन गया। 2 महीने बाद देखा 4 घोड़े मर गए, ऐसे तो होगा। 60 घोड़े जमा करने में मेरे को कम से कम भाई मान लो 10 से 15 साल का टाइम तो लग जाएगा ना। तो देखा भाई 4 घोड़े मर गए, सेविंग अपने आप खत्म हो रही है, ऐसा ही तो है। अच्छा इस टाइम सेविंग बढ़ती है हमारी या घटती है? कौन कौन बोल रहा है सेविंग बढ़ती है यार, कैसी बात कर रहे हो भाई? यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, अगर इकोनॉमिक्स के बच्चे होके ऐसा बोल रहे हो कि हमारी सेविंग बढ़ती है, फिर तो हो गया काम। नहीं इस टाइम कह रहा हूँ मैं, पहले के टाइम पे भी घटती थी, अभी भी घटती है। मैं तुम्हें लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, सुनो। मेरा अकाउंट है पीएनबी में, मान लो, ठीक है, मेरा किसमें है भाई? सुनो, पंजाब नेशनल बैंक में मेरा अकाउंट है, ठीक है। मैंने मान लो इसमें जमा करे 10 लाख रुपए, ठीक है। वो मुझे पूरे के पूरे साल का
2.5% के हिसाब से ब्याज देती पूरे साल का। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा भाई, मल्टीप्लाई करूँगा 2.5 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटाया, नीचे एक जीरो और आ गया, 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, तो कितना आ गया भाई मेरे पास 25,000। इतना आ गया ना, तुमसे पता क्या बोला भैया, हमारे तो पैसे बढ़ गए 10,25,000, बढ़ तो गए 25,000 रुपये, यही तो बोलोगे। लेकिन अगर ना तुम सब इकोनॉमिक्स से बच्चों, ये है ज़्यादातर आर्ट्स वाले, तो कि जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, ठीक है, सबके पास इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे कैसी बात कर रहे हो, सुनो, तो सुहानी को पॉइंट आउट कर रहा है, सुनो, 10,25,000। भाई देखो, जो अनपढ़ है, गवार है, वो बोलेगा मेरे पैसे 25,000 रुपये बढ़ गए, ठीक है। तो अब सुनो, हमारे पास क्या चलता है भाई, महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन, ठीक है। पता है इन्फ्लेशन रेट कितना है, 23%, 24%, इतने परसेंट हमारे पास इन्फ्लेशन रेट है। लॉकडाउन के टाइम पे ना इन्फ्लेशन रेट बहुत तगड़ा बढ़ गया था, हमारे जीडीपी माइनस में गई थी, याद होगा सबको, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे सुन जाओ, अच्छा पता है जीडीपी माइनस में जाने का मतलब है हमारे जो सेविंग है ना, वो बहुत ही जल्दी जल्दी कम हो रहे हैं, मतलब उनकी वैल्यू कम हो रही है। वैल्यू कम होने का मतलब है कि अगर मैं इस टाइम 10 लाख रुपए का एक प्लॉट खरीद सकता हूँ ना, अभी से 20 साल बाद मैं क्या बोलूँ, प्लॉट का टुकड़ा भी नहीं आएगा, ठीक है। बात समझ आ रही है, प्लॉट का एक टुकड़ा भी नहीं आएगा। 10 लाख, पता वैसे हमें अपने अकाउंट में पैसे जमा करने नहीं चाहिए, ठीक है। अगर पैसे, अरे बताया तो भी कम होते हैं वो। सुनो भाई, यहाँ देखो, मेरी बात सुनो, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ने का मतलब मान लो 15% के हिसाब से मेरे पास इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ठीक। तो 2.5 में करो 5 मान लो, 2.5 क्या मानोगे, 5 मान लो, ठीक है। तुम्हें 50,000 रुपये तुम्हारे बढ़ रहे हैं, पर घट तो देखो कितने रहे हैं, 1.5 लाख रुपए घट रहे हैं हर साल। हर साल तुम्हारे पैसे की वैल्यू 1.5 लाख रुपए घट जा रही है, और कितनी बढ़ रही है, 50,000। तो एक्चुअल में तुम्हारे हर साल पैसे की वैल्यू 1-1 लाख रुपए कम हो रही है। पता तो मूर्ख लोग होते हैं ना, ये करते हैं वो, जिनको भाई मूर्ख मतलब कि जिनको फाइनेंस का ज्ञान नहीं है। तो मैं पता है, फाइनेंस का ज्ञान का मतलब भाई जो बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो ऐसा कोर्स ज्वाइन करते हैं, ठीक है, जिन्होंने सिखाया था पैसों की वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ठीक है। सुनो अब देखो, पता है मैंने मान लो इतनी मोटी मोटी ऐसी बुक पढ़ी है जो मेरे सिलेबस की नहीं है, ठीक है। अब उसमें ना पता है ये सारी बात सिखाई जाती है, ये सारी बात बता रखी है कि पैसों का यूज़ एक्चुअल में कहाँ किया जाए, ठीक है। तो भाई ये सारी बातें मानते हो। अब पता है किसी गवार से मत बोलना, उन्हें खींच कर पेड़ा मार देगा तुम्हें। अपने पापा से अगर मान लो, चलो छोड़ो, अब तो मैच हो गया मसाला। सुनो, वैसे गवार इग्नोर मारो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर तुम अपने घर जाके बोलोगे ना कि मम्मी अगर हम ना पैसे बैंक में डालेंगे ना, हमारे पैसे हो जाएंगे कम, ठीक है। बोले क्या पढ़ाया तेरा टीचर, ये तो बोलेंगे। वो नहीं समझते इन्फ्लेशन, वो तुम्हें सिखा देंगे कुछ और, फिर समझ रहे हो ना। अरे नंबर मत देना यार, मैं ऐसे परेशान हूँ, मेरे पास 50-60 कॉल आती दिन की, तो ये वाली बातें पता लग रही है। तो भाई इन बातों को सीखो कि जब अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं तो पैसा हमारे पास बढ़ता नहीं है। देखो भाई, नंबर तो नहीं रहेंगे हमारे पैसे के, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। भाई इन सब बातों को मानते हो सब, ठीक है। देखो मैं तुम्हें कितना क्या क्या चीज़ें सिखा दी कि पैसे जमा करते तो पैसे कम होते हैं। देखो समझ रहे हो, किसी से बोलोगे ना जाकर तुम पक्का मारेगा वो। तो भाई ये सारी बात थोड़ा ध्यान रख के चलना।